मॉर्निंग हम लोग आज की क्लास शुरू करने की कोशिश करते हैं कि 1939 टू 1947 एक इंटरेस्टिंग पीरियड है हमारे इतिहास का। और यह जो पीरियड है हमारे इतिहास का, यह एक इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि यह आसानी से यह पीरियड समझ में नहीं आता है और हमको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है इस पीरियड को समझने के लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कैसे हम इस 1939 से 47 के पीरियड को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। हम लोगों ने कई क्लासेस कर ली हैं, मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लास में ये पीरियड ख़त्म होना चाहिए। कहना मुश्किल है कि कितना पीरियड लगेगा। देखिए, जो 1939 में जो वॉर आता है, जो 1939 में एक युद्ध आता है, वह युद्ध एक भारत की स्वतंत्रता के लिए एक रास्ता खोलने लगता है। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए यह युद्ध रास्ता खोलने लगता है। उसका रास्ता खोलने का रास्ता क्या होता है कि जो वॉर होता है, वॉर की जो सिचुएशन है, यह सिचुएशन वो वॉर सिचुएशन है, यह वॉर सिचुएशन एक डिफरेंस लाने लगती है। और जो युद्ध की कालीन परिस्थितियां हैं और जब युद्ध समाप्त होता है, एक वॉर सिचुएशन है, एक पोस्ट वॉर है। कई बार यह सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना है कि युद्ध ने किस तरह से भारत की स्वतंत्रता में मदद किया, या युद्ध का इम्पैक्ट भारत की स्वतंत्रता में किस तरह हुआ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शायद हम लोगों को कभी न कभी रूबरू होना पड़ सकता है। तो हम पहले कोशिश करते हैं समझने की कि जो युद्ध था, युद्ध ने क्या किया। जो एक युद्ध ने क्या हुआ, वॉर से क्या हुआ, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। तो युद्ध का एक बड़ा इंटरेस्टिंग असर क्या हुआ कि युद्ध के कारण मुद्रास्फीति स्टार्ट हुई, इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ। युद्ध ने इन्फ्लेशन को जोड़ दिया। मुद्रास्फीति से हुआ क्या, मुद्रास्फीति से होता क्या है। यहां आप अर्थव्यवस्था का सामान्य से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। इन्फ्लेशन से होता क्या है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, when there is a rise in the price, इससे होता क्या है, व्यक्ति का जीवन कठिन हो जाता है। व्यक्ति के जीवन के कठिन होने से क्या होता है, व्यक्ति व्यवस्था को दोष देता है। व्यक्ति व्यवस्था को दोष देता है। व्यवस्था किसके पास थी, अंग्रेज के पास थी। अंग्रेज के पास व्यवस्था थी, अंग्रेज के पास व्यवस्था थी। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवादी चेतना है, वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी। वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी। अगर मेंस में लिखने को आता है तो आप इसी तरह से सवाल का आंसर करने की कोशिश करिए कि जो युद्ध ने किस तरह से, अब युद्ध ने क्या किया, जो युद्ध ने मुद्रास्फीति को जन्म दिया, उससे हुआ क्या। 1939 की तुलना में, जो एक मुद्रास्फीति 1939 की तुलना में, 1929 की तुलना में, 1929 की तुलना में, 1929 की तुलना में 1945 में जो रुपया है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, ज्यादा रुपए छापे गए। 1929 की तुलना में 1945 में जो रुपए की मात्रा थी, वह रुपए की मात्रा बढ़ गई। तो जो 1939 में रुपया था, वो था 230 करोड़ रुपया। यहां हो गया 1310 करोड़ रुपया। 1939 की तुलना में 1945 में रुपए की मात्रा बढ़ गई। तो जो रुपए की मात्रा क्या है, जो नोट का चलन था, जो करेंसी थी, मतलब क्या हुआ, ज्यादा नोट छाप ली गई।
जब ज़्यादा नोट छापी जाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। दूसरा भ्रष्टाचार, दूसरा क्या है? भ्रष्टाचार, करप्शन। वर्ड सेकंड, भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ रहा था। तो जो मुद्रास्फीति बढ़ी, नोट का चलन बढ़ा और भ्रष्टाचार बढ़ा, इससे क्या हुआ? काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। ये कब होती है ब्लैक मार्केटिंग? जब वस्तुओं का अभाव होता है। When there is black market, जब वस्तुओं का अभाव होता है, जब वस्तुओं का अभाव होता है तब ब्लैक मार्केटिंग होती है। ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। अब इस ब्लैक मार्केटिंग से फर्क क्या हुआ? खाद्य सामग्री नहीं मिल रही थी। एकदम गणित की तरह पढ़िए इसको आप, लाइक मैथ्स। खाद्य सामग्री नहीं मिल रही थी। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन आइटम्स, खाद्य सामग्री भी प्राप्त नहीं हो रही थी। इन सब का एक कंबाइंड एफर्ट क्या हुआ कि जो खाद्य संकट का मूल कारण क्या था? जो बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात बंद हो गया। अब ये दिक्कत क्यों हुई? बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात बंद हो गया। अब इसी को आपके ऑप्शन में डाल देंगे, चावल का आयात बंद हो गया। द इंपोर्ट वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बर्मा एंड साउथ ईस्ट एशिया। जब इसका आयात बंद हो गया और उसी समय जो एक सेना थी, बड़ी सेना को, उसको भोजन देना जरूरी था। जो सेना थी, सेना को भोजन देना जरूरी था। जो एक बढ़ी हुई सेना थी, बढ़ी हुई सेना को भोजन देना जरूरी था। क्योंकि क्या हुआ था? वह सेना युद्ध लड़ रही थी, तो बढ़ी हुई सेना को भोजन देना जरूरी था। अब इन सारे घटनाक्रमों से जो एक मुनाफाखोरी की स्थिति हुई और खाद्यान्नों पर जो राशन की व्यवस्था लागू गई, वह केवल कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित थी। वह भी केवल कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित थी। यहाँ तक बात हुई कि जो उसमें वायसराय वेवल थे, उन्होंने निजी रूप से भारत की खाद्य समस्या के प्रति इंग्लैंड के उदासीनतापूर्ण रवैये की आलोचना की। हालात इतने खराब हो गए कि वायसराय वेवल ने भी चिंता व्यक्त की। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक साम्राज्यवादी शासक अगर चिंता व्यक्त कर रहा है तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो हालात इतने खराब हो गए कि वायसराय ने भी चिंता व्यक्त की। और जब यूरोप में भूखमरी के दौरान भूखों से जो जनता मर रही थी, उसको जो भोजन उपलब्ध कराने की बात की जा रही थी, उसकी तुलना में यहाँ पर रवैया पूरी तरह से भिन्न था। हालत क्या हो गई? लोग चावल नहीं, चावल का माड़ मांगते थे। जो चावल का माड़ होता है, लोग उसको मांगते थे, चावल नहीं मांगते थे। चावल तो मिलता ही नहीं था, तो लोग चावल का माड़ मांगते थे। तो यह जो उस समय करीब 15 से 30 लाख लोग बंगाल मर गए। 15 से 30 लाख लोग बंगाल में मर गए। पंद्रह से 30 लाख लोग उस समय बंगाल में ही मर गए। और जो मलेरिया, हैजा और चेचक की महामारियां फैली, मलेरिया, हैजा, चेचक की महामारियां फैली। मलेरिया, हैजा और चेचक की महामारियां उस समय फैल गईं। और जो कहते हैं, जो अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ था 1770 में, और जो अंग्रेजों का शासन समाप्त होने के पास था, अकाल एक तरह का पड़ गया।
अकाल 1777 में पड़ा था जब अंग्रेजों का शासन था। अब जब अंग्रेजों का शासन समापन के आसपास आ रहा है तो अकाल एक बार फिर पड़ गया। अब आप इस बात को मुझसे पूछिए कि साहब आपने इतना बड़ा घनचक्कर क्यों फैलाया है, आप इतनी बड़ी चीज मुझको क्यों समझा रहे हो, इसमें से मुझे सवाल बना के दिखाओ। नाउ यू हैव टू ए क्वेश्चन फ्रॉम मी कि साहब आप जो इतना बड़ा आपने ड्रामा बनाया कि साहब ये अकाल हुआ, ये युद्ध हुआ, मुनाफाखोरी हुई, इसका हमसे मतलब क्या है, इसको हमसे मतलब समझाओ कि हम इसको क्यों पढ़ें। लेट्स मेक ए क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध ने स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में एक सहायक भूमिका का निर्वाह किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर was instrumental to accelerate the process of the independence. A, युद्ध भारत के हितों के विपरीत था। B, युद्ध आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा था। सी, युद्ध से जनचेतना फैल रही थी। डी, युद्ध एक ऐसी अमानवीय परिस्थिति का निर्माण कर रहा था जो व्यक्ति के जीवन को कठिन कर रहा था और मैन मेड था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ने स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में एक सहायक भूमिका का निर्वाह किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज एक्सीलरेटेड द प्रोसेस ऑफ द इंडिपेंडेंस। ए, युद्ध भारत के हितों के विपरीत था। द वॉर वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया। बी, युद्ध आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा था। वॉर वॉज फिनिशिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया और वॉर वॉज वर्सनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। सी, युद्ध से जन चेतना फैल रही थी। ड्यू टू द वॉर द कॉन्शियसनेस वॉज स्प्रेडिंग। डी, युद्ध वॉर वॉज क्रिएटिंग एन इनह्यूमन कंडीशन and the life of the person was getting difficult day by day and it was a man-made condition. Tell me. देखिए, इस सवाल के लिए मैंने वो यात्रा की और आप उसको पहले का देखिए, थोड़ी देर देखिए। सवाल देखिए, जब तक अपने को कोई फायदा नहीं, हम कोर्स खत्म कर दें, कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक आप सवालों को समाप्त नहीं करना सीखते तब तक कोई फायदा नहीं। देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट क्या किया कि वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। जब वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय इन्फ्लेशन होने लगा, उससे क्या हुआ, चीजों के दाम जो है वो बढ़ने लगे। उससे क्या हुआ, व्यक्ति का जीवन कठिन होने लगा। व्यक्ति व्यवस्था को दोष दे रहा था। राष्ट्रवादी चेतना का विस्तार हो रहा था। वह व्यवस्था कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के अंदर असंतोष आ रहा था। जो उस समय की परिस्थितियां थी, 1939 में जो नोटों का चलन था वो 230 करोड़ रुपए था, जो 1945 में बढ़कर 1310 करोड़ हो गया। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था।
कालाबाजारी चीज़ों हो रही थी, चूंकि वस्तुओं का अभाव था और खाद्य सामग्री लोगों को नहीं मिल रही थी। जो वस्तुओं लोगों को खाद्य सामग्री नहीं मिलती, उसका कारण क्या था? बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल का आयात नहीं हो रहा था, और जो भी हमारे पास खाद्यान्न था वह अपनी बढ़ी हुई सेना की जरूरतों के लिए भोजन देना जरूरी था। हालात इतने खराब हो गए कि वायसराय वेबल ने भी चिंता व्यक्त की। एक उपनिवेशी और एक शासक भी इस बात से चिंतित हो गया कि देश में कुछ नहीं किया जा रहा है। चावल लोगों को नहीं, चावल का मां मिल जाए बहुत बड़ी चीज है। 15 से 30 लाख लोग बंगाल में मर गए। मलेरिया, हैजा और चेचक की महामारियां फैल गईं। 1770 में जब इन्होंने सत्ता को अधिपत किया था, उस समय एक अकाल से शासन की शुरुआत होती है, और जब भारत आजादी के रास्ते पर था तो उस समय अकाल फिर दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद हम सवाल मैंने बनाया, इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन हैज बीन मेड कि द्वितीय विश्व युद्ध ने किस तरह से, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से एक एक्सिलरेशन प्रोसेस किया इंडिपेंडेंस में। युद्ध जो था वो भारत के हितों के विपरीत था। युद्ध आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा था। युद्ध से जन चेतना फैल रही थी। युद्ध एक ऐसी मानवीय परिस्थिति का निर्माण कर रहा था जो व्यक्ति के जीवन को कठिन कर रहा था और मैनमेड था। अनूप बनर्जी, ऑल नहीं, आंसर एक ही करना है। अगर हमने ऑल का ऑप्शन दिया है, भैया आप लोग आंसर तो देना सीखो। नित्या पांडे, अनूप बनर्जी, हेमा श्रीवास्तव, लक्ष्मण सिंह सब बोल रहे ऑल। आंसर एक ही करना है, ऑल नहीं करना है। आई हैव नॉट गिवन ऑप्शन की ABCD है। यू चूज ओनली वन ऑप्शन। पता नहीं आप लोग कैसे प्रीलिम्स पास करोगे। यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन। हर चीज सिखाई नहीं जाती है, कुछ अगर ऑल होता मैं ऑप्शन देता ABCD। अगर और होता मैं ऑप्शन देता ABCD। मैं ऑप्शन दिया कहीं पे मैंने? और आंसर करिए, फास्ट फास्ट आंसर करिए, फास्ट। इतना टाइम नहीं लगता आंसर करने में। चलिए, लेट मी एनालाइज दिस क्वेश्चन। आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, कितना बार लेक्चर क्यों दिया गया? अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर खोलकर देखिए, सवालों का ट्रेंड ऐसे ही आता है। मैं इस बात को हर अल्टरनेट डे बोलता हूं, ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई से कोई सिलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस तरह से चीजों को देखना होगा। नाउ लेट मी एग्जामिन द इशू। अब क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कैसे हमारे इंडिपेंडेंस के प्रोसेस को एक्सटेंड। पहला क्या है? युद्ध भारत के हितों के विपरीत था। अब इसका विश्लेषण कैसे होगा? भारत तो युद्ध में भाग ही नहीं ले रहा था और भारत का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, तो भारत का कोई हित भी नहीं था। भारत को शिकायत किस बात को लेकर थी? भारत को शिकायत इस बात को लेकर थी कि अंग्रेजों ने बगैर उससे पूछे युद्ध में झोंक दिया। तो युद्ध भारत ही नहीं, युद्ध तो पूरी मानवता के अगेंस्ट था। दूसरा, युद्ध आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा था। यस, इट इज ट्रू, युद्ध आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा था। तो ये उत्तर सही उत्तर है, सी। युद्ध से जनचेतना फैल रही थी। युद्ध से जनचेतना नहीं फैल रही थी, युद्ध के कारण जनचेतना फैल रही थी। जब युद्ध हो रहा था तो राष्ट्रवादी नेता उस बारे में उस बात को फैला रहे थे। तो युद्ध से जनचेतना फैल रही थी, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। डी, युद्ध एक ऐसी अमानवीय परिस्थिति का निर्माण कर रहा था जो व्यक्ति के जीवन को कठिन कर रहा था और मैनमेड था। अब आपको ये भी सही है। अब आपको बी और डी में से एक चूज करना है। कम से कम 10 से ज्यादा सवाल सिविल सर्विसेज में होते हैं जहां पर दो आंसर ऑलमोस्ट नजदीक होते हैं। तो जिसने सी बोला उसको तो ये सवाल ही समझ नहीं आया है। बी और डी में संघर्ष है। अब अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान दें, मैंने बार बार यह कहने की कोशिश की, इट वॉज मैन मेड।
अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान दें, मैंने इस बात को कई बार रेखांकित किया है, विदाउट यूजिंग दिस वर्ड, इट वॉज मैन मेड। कैसे मैन मेड था? युद्ध किया अंग्रेजों ने, हमसे पूछा नहीं, हमको झोंक दिया, हमारा खाना छीन लिया। खाना किसको दिया? आपने सिपाहियों को दिया। अकाल पड़ गया, ध्यान नहीं दिया। आपकी इतनी संवेदनहीनता थी कि आपका अपना वायसराय बोलता है कि यह चिंता का प्रश्न है। दूसरा, अमानवीय परिस्थिति का निर्माण। युद्ध में के बाद में जो बताया कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, सिर्फ मार खा रहे थे, हर शहरों में दिक्कत थी, तो यह भी सही है और यह भी सही है। व्यक्ति के जीवन को कठिन कर रहा था। यस, अब नाउ यू कंपेयर बी एंड डी। अगर बी एंड डी को कंपेयर किया जाए, अगर बी एंड डी को कंपेयर किया जाए तो आंसर क्या होगा? बोले। यस, आदित्य घर का आंसर एकदम ठीक है कि जो करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, ये क्या है? ये मैन मेड है। ये आंसर ठीक है। आदित्य का ये विश्लेषण ठीक है कि जो करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, ये क्या है? ये तो मैन मेड है। आपको मैंने इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाते हुए समझाया था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने कहा था कि जो अकाल है, अगर आप याद करिए, अकाल जो है यह प्रकृति का नहीं है, यह मानव द्वारा निर्मित है। याद आया? जब मैंने आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने इस बात को एम्फेसिस दिया था कि जो अकाल है वो प्रकृति का नहीं है, मानव निर्मित है। इस बात को राष्ट्रवादियों ने बहुत संजीदगी से बताने की कोशिश की थी। क्लियर नहीं हुआ है? अब 1944-45 में 1944-45 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया होता है कि जो 1944-45 तक, यहां तक आते आते अमेरिका ने जो भारत द्वारा किए जाने वाले आयात थे, उसके सबसे बड़े स्रोत के रूप में ब्रिटेन का स्थान ले लिया। अमेरिका ने ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया। इन 1944-45, 1944-45 के घटनाक्रम को अगर देखें तो 1944-45 के घटनाक्रम के समय में, उस समय जो अमेरिका ने भारत द्वारा किए जाने वाले आयात के सबसे बड़े स्रोत, जो भारत आयात कर रहा था, उसमें उसने ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया। तो इंपोर्ट जो पहले सबसे ज्यादा होता था ब्रिटेन से, वह किससे होने लगा? वो अमेरिका से होने लगा। जो इंपोर्ट हो रहा था, जो पहले सबसे ज्यादा ब्रिटेन से हो रहा था, 1944-45 में अमेरिका से ने रिप्लेस कर दिया। और जो भारत से युद्ध सामग्री, जो वॉर नीड्स थी, जो युद्ध सामग्री थी, जो वॉर नीड्स थी, युद्ध सामग्री थी, जो वॉर नीड्स थी, वॉर नीड्स के लिए क्या हुआ? जो वॉर नीड्स युद्ध सामग्री थी, उनके लिए क्या हुआ? उसके लिए जो पेमेंट करना था, उसके लिए अंग्रेज भारत के स्टर्लिंग ऋणपत्र खरीदते थे। जो पेमेंट करना था, उसके लिए क्या करते थे? वो स्टर्लिंग ऋणपत्र खरीदते थे। जो एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो उस समय वॉर नीड थी, उस वॉर नीड के लिए जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर चाहिए होता था, उस एसेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए जो भारत था, जो पेमेंट किया जाता था, भारत के स्टर्लिंग ऋणपत्र खरीदते थे। और यह जो स्टर्लिंग ऋण समाप्त हो गए। इससे क्या हो गया? एक भारत की अर्थव्यवस्था पे दबाव आ गया।
तो इसके कारण क्या हुआ, तो युद्धकालीन मांग के कारण जो आयात के जो युद्धकालीन मांग थी, जो वॉर टाइम डिमांड थी, आप इसको मेंस में छल जाएंगे, जो वॉर टाइम डिमांड थी, इस वॉर टाइम डिमांड के कारण और आयात में कमी होने के कारण भारत के कपड़ा, लोहा और जो कपड़ा, लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज के उद्योग को बढ़ावा मिला। तो जो वॉर टाइम डिमांड थी, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो जो भारत में जो आयरन, टेक्सटाइल, कोल, इन सब में क्या हुआ, भारत के उद्योग का विकास हुआ। देखिए ये सब ऐसे ऐसे तथ्य हैं, अगर आप नहीं समझोगे तो सवाल गलत हो। भारत के उद्योग का विकास हुआ। तो वॉर टाइम जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था में उस तरह की दिक्कतें पैदा कर रहा था, उसकी दूसरी तरफ उसने अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों के विकास में एक योगदान दिया। और इसके अलावा इंजीनियरिंग और रसायन के क्षेत्र में भी इनके थोड़ा से उत्पत्ति हुई। तो जो भारत का औद्योगिक विकास हुआ, यह हुआ जरूर, लेकिन यह धीमा रहा। अब देखिए, दो सवाल हुए आपके, दो सवाल रहे। भारत के उद्योग का विकास हुआ, भारत के उद्योग का विकास धीमा रहा, आयात बंद हो जाने या कम हो जाने के कारण उद्योग के विकास में गति मिली। अमेरिका से आयात अधिक हुआ और ब्रिटेन से आयात कम हो गया। अब देखिए, ये चार फैक्ट है, फैक्ट ए, फैक्ट बी, फैक्ट सी, फैक्ट डी। चलो पढ़िए। फर्स्ट, भारत के उद्योग का विकास हुआ। देयर वॉज ए डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। बी, भारत के उद्योग का विकास धीमा रहा। देयर वॉज स्लो प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सी, आयात बंद हो जाने या कम हो जाने के कारण उद्योगों के विकास में गति मिली। ड्यू टू द डीएक्सेलरेशन प्रोसेस इन द इंपोर्ट, द लोकल इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज गेटिंग मोमेंटम। डी, अमेरिका से आयात अधिक हुआ और ब्रिटेन से आयात कम हुआ। द अमेरिका हैज़ रिप्लेस्ड द ब्रिटेन एज द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर टू द इंडिया। अब इसको सवाल में लाइए, इसको हम लाते हैं सवाल में। सवाल में कैसे लेके आएंगे इसको? हम लाते हैं सवाल में, इसको हम लेके आते हैं सवाल में। इसको हम दो तरह सवाल लाते हैं, प्रश्न। भारत के द्वितीय विश्व युद्ध के समय औद्योगिक विकास के बारे में क्या तथ्य सही है? चलिए, अब इस आंसर को हम दो तरह से देखते हैं।
अगर यह आता है कि क्या तथ्य सही है तो चारों सही हो गया, ठीक है ना। अगर सवाल यह आता है कि क्या तथ्य सही है तो चारों सही हो गया। अब इस सवाल को हम थोड़ा चेंज करते हैं, इस सवाल को हम थोड़ा चेंज करते हैं। अगर यह पूछा जा रहा है कि भारत के द्वितीय विश्व युद्ध के समय औद्योगिक विकास के बारे में क्या तथ्य सही हैं, फॉर इन द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट इज द ट्रू फॉर द डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, अगर ये है तो चारों सही। इसको हम चेंज कर देते हैं। भारत के द्वितीय विश्व युद्ध के समय में औद्योगिक विकास को तीव्र करने का क्या महत्वपूर्ण कारण था। एक ही चीज को दो तरफ पूछते हैं। एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर what was the reason to accelerate the process of the industrialization in the India। अब चार में से आपको एक ही आंसर करना है। चारों उत्तर सही हैं लेकिन आपको चार में से एक ही आंसर करना है। नाउ अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर माइंड। सवाल समझ आया नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया या नहीं आया? जयदीप ठीक बोल रहे हैं। आप लोग इस कमेंट को लाइक किया करिए, आप कमेंट किया करिए। 100 लोग क्लास अटेंड करते हो, लाइक करते हो, 20 लोग, इतनी तो कटसी होनी चाहिए ना। कोई आदमी आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, आप में इतनी कॉमन कटसी नहीं, हर चीज़ सिखाई नहीं जाती ना। कुछ चीज़ खुद सीखी जाती है। आप लोगों के पास कोई कॉमन कटसी नहीं है, कोई समझ नहीं है। आपको एक एक चीज़ बताई जाए तब आप समझ आती है। अपने यहाँ क्या ना कि जैसे मैं देखता हूँ जो लड़के सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनमें और आप लोगों में एक फ़र्क है। आप लोगों में स्मार्टनेस की बहुत कमी है। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग समझते नहीं हो। आप किसी कॉमर्शियल कोचिंग में जाओ, देखो वो स्ट्रैटेजीज करते हैं। आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं वो नहीं करता जो मेरे पास टाइम नहीं होता इसमें। हाँ चलिए आंसर करिए सवाल का। सी किसने बोला है? शुभम का सी है, रजत का सी है, अंकित यादव का सी है, वीना सिंह का सी है। देखिए हम चलते हैं एलिमिनेशन थ्योरी से। यह तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, क्योंकि बी का कोई रेलेवेंस नहीं है। भारत के उद्योग का विकास धीमा हुआ, यह एक सही तथ्य, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। भारत के उद्योग का विकास इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि तो लिखा हुआ है, वो तो सवाल में लिखा हुआ है। भारत के उद्योग का विकास सवाल में लिखा हुआ है। अब झगड़ा दो में है, सी में और डी में। डी भी ठीक नहीं है। क्यों? अमेरिका का आयात अधिक हुआ, अमेरिका से निर्यात अधिक हुआ, या अमेरिका से भारत ने ज्यादा आयात किया, इसका उद्योग के विकास से क्या संबंध है? बाय एलिमिनेशन थ्योरी इट इज राइट। गॉट इट? इस देखिए आप सवाल को मैं बता रहा हूं, आप लोग सब लोग प्री फेल करोगे। नॉट ए सिंगल पर्सन विल पास प्री। आई एम गिविंग देयर राइट नाउ योर रिजल्ट। उसका रीजन क्या है? आप में से किसी को सवाल पढ़ना नहीं आता है। जो ऊपर लिखा होता है नीचे सवाल कर दो, आप लोग सही नहीं होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में कोई मिराकिल नहीं होने वाला है कि आप यहां सारा सवाल गलत करते गए, वहां से ऐसा नहीं होता है। यहां गलत कर रहे हो, वहां भी गलत करोगे आप। जब तक आप सवाल नहीं समझोगे आप नहीं सिलेक्ट हो सकते हो। चाहे जितना आप मेहनत कर डालो, आप 12 घंटा नहीं 50 घंटा पढ़ो दिन में, 24 घंटा आपको ईश्वर और दे दे, फिर भी नहीं होगा। मैं एक बार 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 कहता हूं, ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जहां जहां ट्रेडिशनल ढंग की पढ़ाई हो रही है वहां का रिजल्ट देखिए, कुछ नहीं हो सकता है। आपको नए ढंग से सोचना होगा। अगर आप नए ढंग से नहीं सोच सकते हो तो इस एग्जाम को आप छोड़ दो। मैं बोलता हूं इस एग्जाम को देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अनिवार्यता थोड़ी है कि आप एग्जाम को दो, कोई अनिवार्यता नहीं है। आप आराम करो ना, कोई और एग्जाम दो। इस एग्जाम को देना है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलूंगा, नहीं कर सकते एग्जाम छोड़ दो।
अब यह एक इंटरेस्टिंग पार्ट के बाद हम आते हैं कि जब यह 1941 और 45 के बीच एक दूसरी गतिविधि होती है, सुभाष चंद्र बोस। देखो, सुभाष चंद्र बोस पर 2-3 तरह के सवाल बनते हैं बस। सुभाष चंद्र बोस पे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। एक सवाल क्या बनता है? त्रिपुरी क्राइसिस। दूसरा, 1941 से 45 के बीच जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं और एक्सिस पावर से वो अलायंस करते हैं। यह दो महत्वपूर्ण चीज सुभाष चंद्र बोस में हम लोग त्रिपुरी क्राइसिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ सुभाष चंद्र बोस कि जो 41 से 45 तक क्या होता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक सवाल तो यही हो गया पीसेस के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने क्यों की थी? जो सुभाष और गांधी के बीच संघर्ष चले आ रहे थे, उन संघर्षों के बीच जो सुभाष ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, उसके बाद सुभाष ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। वो कहां बनाया? कांग्रेस के अंदर बनाया। देखिए, एक एक फैक्ट कंट्रोल करिए आप। फॉरवर्ड कहां बनाया? कांग्रेस के अंदर बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक कहां बनाया? कांग्रेस के अंदर बनाया। जो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उन्होंने कांग्रेस के अंदर बनाया और उन्होंने जो अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति थी कि एक प्रस्ताव के विरुद्ध में उन्होंने क्या किया? 9 जुलाई को देशव्यापी प्रतिवाद दिवस, 9 जुलाई देशव्यापी प्रतिवाद दिवस, 9 जुलाई को उन्होंने देशव्यापी प्रतिवाद दिवस बनाया। उससे क्या हुआ? अनुशासन भंग हुआ। अनुशासन भंग हुआ। उससे क्या हुआ? अनुशासन भंग हुआ। उससे अनुशासन भंग हुआ और अनुशासन भंग होने से क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें कांग्रेस के जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और 3 साल तक पार्टी के किसी हद पद नहीं सकते। 3 साल तक पार्टी के किसी पद पर नहीं रह सकते। तो जब जब संकट हुआ, त्रिपुरी संकट के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई और उस स्थिति के उत्पन्न होने के बाद जो 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 स्थिति आई, उस स्थिति में उन्होंने कांग्रेस का एक प्रतिवाद दिवस मनाया और उनको वहां से कहते हैं कांग्रेस की बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया और 3 साल तक पार्टी के भीतर कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? यहां से यहां तक इन तथ्यों को आप देखिए, इस पर सवाल बन सकते हैं। सवाल नंबर 1, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सवाल नंबर 2, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की वह कांग्रेस के अंदर था या कांग्रेस के बाहर था? सवाल नंबर 3, देशव्यापी प्रतिवाद दिवस 9 जुलाई को क्यों मनाया गया? तो उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक प्रस्ताव के विरुद्ध में देशव्यापी प्रतिवाद दिवस को मनाया, उसका आह्वान किया। सवाल नंबर 4, कांग्रेस की कार्य समिति ने उनके विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्रवाई की और उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया। इशू 5, और उन्हें कहा गया वह 3 साल तक पार्टी के किसी पद पर नहीं रह सकते हैं। अब इससे एक सवाल आएगा, क्या वह कांग्रेस से निकाले गए? क्या वह कांग्रेस से निकाले गए?
देखिए बहुत थिन लाइन के सवाल बनते हैं। क्या वह कांग्रेस से निकाले गए? बहुत ही एक आसान सी लाइन का सवाल है, बहुत ही आसान सी लाइन का सवाल है। तो क्या वह कांग्रेस से निकाले गए? उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा? जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट जल्दी बताइए, क्या उत्तर होगा? उत्तर क्या होगा? नहीं आ रहा है। आप इसी को पढ़िए, इसी में लिखा हुआ है। अंग्रेजी वालों को थोड़ा दिक्कत रहती है, उनको बता देते हैं। दिस सुभाष बोस एंड हिज फॉलोअर्स फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। व्हाट्स फॉरवर्ड ब्लॉक? ए न्यू पार्टी विद इन कांग्रेस, and he gave a call for all India protest on 9 July against the AICC resolution. Then the disciplinary committee took an action against him, removing him. Remember, removing him from the presidency of the Bengal Province Congress Committee and debarring him from holding any Congress office for 3 years. What does it mean? वह कांग्रेस से निकाले नहीं गए थे। Got it? वह कांग्रेस से निकाले नहीं गए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस के अंदर बनाया, देशव्यापी एंटी प्रोटेस्ट डे बनाया, अनुशासन भंग का आरोप लगाया। 3 साल तक पार्टी किसी पद पर नहीं रह सकते हैं। ऐसे तो सवाल आते हैं ना कि नहीं आते हैं? ऐसे ही छोटा सा फैक्ट लेके आपको इसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। अब जो 1941 और 45 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया? अंग्रेजों ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। अंग्रेजों ने उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया, लेकिन वह किसी तरह से जनवरी 41 में निकल गए। जनवरी 41 में किसी तरह से वह निकल गए, और वह निकल के किसी तरह से वह चले गए बर्लिन। अब सुभाष चंद्र बोस ने, अब अगला सवाल आइए, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया? वाई सुभाष चंद्र बोस मेड द फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया? ए, वह गांधी की अहिंसक नीति से असहमत थे। बी, उनका मानना था कि गांधीवादी तरीके से आजादी नहीं मिल सकती है। सी, वह मानते थे कि बगैर विदेशी शक्ति के सहयोग से आजादी नहीं मिल सकती है। डी, वह आजादी प्राप्ति के लिए समय गंवाना नहीं चाहते थे। चलिए अब देखिए, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया? अब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के पीछे कोई फिलॉसफी रही होगी। क्या फिलॉसफी रही होगी? बोलिए, आंसर करिए। आपको इन चार, देखिए यह सवाल सही है या गलत है,
आपको इन चार में से एक चूज करना है। चलिए जल्दी करिए, फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। बोलिए। सर्वेश त्रिवेदी बी, रजत डी, अविनाश डी, जयदीप डी, शिवम डी, हल्लू डी, हेमा डी। आप लोग कितने लोग क्लास में हो? आंसर कितने लोग दे रहे हो? 5 लोग, 7 लोग? यार हमको तो सिलेक्शन नहीं लेना है ना, लेना तो आपको है ना। देखिए यह सवाल बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया, ठीक है। इस सवाल को आप किसी तरह चेंज कर सकते हो। मैंने एक यूनिक ढंग से सवाल बनाने की कोशिश की। कैसे बनाने की कोशिश की? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के पीछे सुभाष चंद्र बोस की कोई विचारधारा होगी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसी उनकी अपनी फिलॉसफी से बना होगा। तो यहां मतलब क्या हो गया कि बोस की फिलॉसफी क्या थी? फॉरवर्ड ब्लॉक को कांग्रेस के अंदर ही बनाया गया। तो एक बात तो साफ हो गई कि फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाने के लिए जो कांग्रेस के नेतृत्व का जो एक संघर्ष का जो ढंग था उससे सहमत नहीं थे। वह गांधी की अहिंसा से नीति से असहमत थे। तो गांधी की अहिंसा की नीति से असहमत थे। यह एक सही उत्तर भी है, लेकिन यह एक बहुत सही उत्तर नहीं है अगर और उत्तरों से कंपेयर किया जाए, क्योंकि वह 1941 तक तो गांधी के साथ ही थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का चुनाव भी लड़ रहे थे और उनकी चाहत थी कि वह चुनाव का कार्यक्रम बनावें और गांधी उसका नेतृत्व करें। तो गांधी की अहिंसा की नीति से असहमत होते हुए भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। क्यों? फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर ही था। फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज विद इन द कांग्रेस, इट वॉज विद इन द कांग्रेस, इट वॉज विद इन कांग्रेस। If the forward bloc was within the Congress, he wanted to work under the leadership of the Congress, under the Gandhi, then it is not something वो गांधी की अहिंसा की नीति से असहमत थे इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। क्योंकि तब तक गांधी जो आंदोलन कर रहे थे उसमें अहिंसा एक महत्वपूर्ण तत्व था। तो जहां तक गांधी की अहिंसा की नीति का सवाल है उससे असहमत दिख नहीं रही है। उनका मानना था कि गांधीवादी तरीके से आजादी नहीं मिल सकती है। यह सबसे सही आंसर है। उन्होंने कई बार इस चीज को कहा है। वह मानते थे बगैर विरोधी शक्ति के सहयोग से, यह बिल्कुल सही नहीं है। वह परिस्थितियों का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे कि अगर विरोधी शक्तियों का समर्थन मिल जाए हमें, लेकिन यह नहीं था कि बगैर विरोधी शक्तियों के सहयोग की आजादी मिलेगी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि सुभाष चंद्र बोस का जनता में कोई विश्वास नहीं था। If you interpret this line with a more detailing, you can give one more conclusion कि अगर वह मानते थे कि बगैर विदेशी शक्तियों के सहयोग की आजादी नहीं मिल सकती है, इसका मतलब क्या है? राष्ट्र के अंदर की जनता में विश्वास नहीं था और राष्ट्र के अंदर की जनता के सहयोग से चले आंदोलन में विश्वास नहीं था। ऐसा तो था नहीं। चौथा, वह आजादी प्राप्त समय गंवाना नहीं चाहते। ये भी ठीक आंसर है कि वह आजादी फास्ट चाहते थे, क्योंकि 1939 में उनके और गांधी से जो संघर्ष हो रहा था वह इस बात पर हो रहा था कि आंदोलन तुरंत शुरू किया जाए, आंदोलन देर में शुरू किया जाए। अब आपका आंसर बी और आंसर डी, दो में से एक चूज करना है। अब आपको आंसर बी आंसर डी में से एक चूज करना है। अब सवाल क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कोई जल्दबाजी की बात नहीं थी। फॉरवर्ड ब्लॉक से आप दो चीज देखिए, आप दो तथ्यों को समझने की कोशिश करिए कि जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया उसके बाद किया क्या उन्होंने कांग्रेस के एक प्रस्ताव के विरुद्ध देशव्यापी प्रतिवाद दिवस बनाने का आह्वान किया।
इसका मतलब क्या हो गया कि गांधीवादी तरीके से आजादी नहीं मिल सकती है, यह उनकी मान्यता बन चुकी थी। तो अगर बी और डी में चूज करना हो, आंसर बी होगा, डी नहीं होगा। क्लियर हुआ? जिन लोगों ने डी आंसर दिया उनको क्लियर नहीं हुआ? जिन लोगों ने बी आंसर दिया था, सॉरी डी आंसर दिया था, आई एम ट्राइंग टू एड्रेस देम ओनली। जिन लोगों ने आंसर डी दिया था, डी दिया था, आई एम ट्राइंग टू एड्रेस देम ओनली। किड्स क्लियर और नॉट क्लियर? शायद रजत ने दिया था, मुझे जो पहला नाम याद आ रहा है। देखिए क्या है, यूपीएससी के सवालों को अगर आप समझना चाहते हो, बहुत डिटेलिंग करनी होगी। अब उन्होंने जनवरी 1941 में जब उनको नज़रबंद किया गया तो उन्होंने वो बर्लिन जाने में कामयाब हो गए, और गांधीवादी जो तौर तरीके थे उसकी सीमाएं उनको समझ में आ रही थी, और उन्होंने ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को एक अलग ढंग से देखने की कोशिश की। और जो बर्लिन का रेडियो स्टेशन था, बर्लिन रेडियो स्टेशन, वहां से उन्होंने अपने एक नए तरीके की आंदोलन की शुरुआत कर दी, और उन्होंने जो वहां से जो ब्रिटेन विरोधी भावनाएं थीं, उनका प्रचार आरंभ किया। जो ब्रिटेन विरोधी भावनाएं थीं उनका प्रचार उन्होंने आरंभ कर दिया, और जर्मनी में जो भारतीय युद्धबंदियों की जो आज़ाद भारत की यूनिट का गठन किया, और ऐसी आज़ाद जो भारत इकाइयाँ थीं वह रोम और पेरिस में बनाई गईं। तो जर्मनी उनका बड़ा केंद्र हुआ। उस समय एक दूसरे महत्वपूर्ण नेता थे रास बिहारी बोस। किसी सवाल में आ चुका है रास बिहारी बोस का संबंध किससे है? वह 1915 से निर्वासित की भूमिका निभा रहे थे। ही वॉज एक्साइल्ड सिंस 1915। तो रास बिहारी बोस 1915 से एक निर्वासित नेता की भूमिका को वहाँ जापान में उन्होंने निभाया। उन्होंने जापान में शरण ली, तो वह जापान में अपनी शरण जापान में वो थे। तो रास बिहारी बोस का भी अलायंस सुभाष चंद्र बोस से हुआ, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को एक ठोस आकार प्रदान किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसको एक ठोस आकार प्रदान किया गया। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारतीय रहे, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो भारतीय थे, साउथ ईस्ट एशिया, उनका भी सहयोग प्राप्त किया गया। तो जो यह सहयोग प्राप्त किया गया, इस सहयोग को प्राप्त करने के साथ वह चाह रहे थे भारत को आज़ाद किया जाए। और इनकी जो सोच थी, वो सोच क्या थी कि जो गुलामी से भारत को आज़ाद किया जाए। और इन्होंने 1942 मार्च 1942 में टोक्यो में सम्मेलन किया, और रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की घोषणा की। यह सवाल बहुत आता है कि किसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की? रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की घोषणा की। ये पीसेस का सवाल है, आईएएस में भी सवाल नहीं आते हैं। देखिए आईएएस और पीसेस के सवालों में थोड़ा सा गैप है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की घोषणा की, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की घोषणा की। और जो आईएनए के सदस्यों में जो ब्रिटिश भारतीय जो थे, जो आर्मी में जो ब्रिटिश भारतीय थे, जो उसके युद्धबंदी थे, उनका नेतृत्व किया कैप्टन मलाया सिंह ने।
कैप्टन मोहन सिंह ने उनका नेतृत्व किया, जो जापानी हमले के दौरान पकड़े गए थे। और इंडियन नेशनल आर्मी का जो एक ट्रेडिशनल जो गठन हुआ वह 1 सितंबर 1945 को हुआ, 1 सितंबर 1942 को हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ 1 सितंबर 1942 हुआ। और रास बिहारी बोस ने आईएनए का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जब सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जो आयोजित इंडियन इंडिपेंडेंस के बैंकॉक सम्मेलन में आमंत्रित हुए। बैंकॉक में रास बिहारी बोस ने सुभाष बोस को सौंप दिया। तो क्या फैक्ट हो गया कि जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की और इंडियन नेशनल आर्मी का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वह कैसे सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंची और किस तरह से वहां पे गई। और एक नारा दिया, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? अगला सवाल आपके प्रीलिम्स का कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो उन्होंने एक दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली चलो के नारे का जो दिल्ली चलो का नारा दिया, उस नारे के उस नारे से जापानी जो सरकार थे उसको जो जापान की सरकार थी उसने सुभाष चंद्र बोस को पूरा समर्थन दिया। और आईएनए थी वह नागालैंड में कोहिमा तक पहुंच गई। आईएनए जो नागालैंड में कोहिमा तक पहुंच गई। आईएनए नागालैंड में कोहिमा तक पहुंच गई। तो आईएनए नागालैंड में कोहिमा तक पहुंच गई, लेकिन उसका बहुत परिणाम इससे नहीं निकल पाया क्योंकि जापानियों की हार होने लगी। और 45 में रंगून पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया और यहां पर आईएनए के सैनिक गिरफ्तार हो गए। आईएनए सैनिक गिरफ्तार हो गए। जो रंगून पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया, उसके बाद जापानी फोर्सेस कमजोर हो गईं। अभी तक जापान ने समर्पण नहीं किया था, लेकिन उधर जर्मनी हारना शुरू हो गया था। और 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर की बात आती है। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई और जो दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया, उस विख्यात नारे में जो एक परंपरागत जो उनका एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण यहां पर दिखाई देता है। तो जो सुभाष चंद्र बोस का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है, वह क्रांतिकारी दृष्टिकोण यहां पर सम्मुख दिखता है। और अगर यह सवाल किया जाए कि अब हम आते हैं, सुभाष हारे क्यों? सुभाष को सफलता क्यों नहीं मिली? सुभाष को सफलता क्यों नहीं मिली? यह बड़ा मौजूद सवाल है। यह सवाल आपको जानना चाहिए। देखिए, जितना आपको जानना चाहिए मैं पूरी कोशिश करता हूं आप जान जाइए। सुभाष को सफलता क्यों नहीं मिली? आपने अभी तक क्या देखा कि सुभाष किस तरह से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से निकले और उन्होंने एडवांस किया फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग द इंडिपेंडेंस। अब सुभाष को सफलता क्यों नहीं मिली? अगर हम सिर्फ सैनिक दृष्टि से देखें, आजाद हिंद फौज का सैनिक दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है। सैनिक दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि जो उपलब्धियां हैं वो ऐसी नहीं है कि उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहा जाए, कोई खास महत्व नहीं है। जिस तरह की मैंने वो आपको उपलब्धियां बताई, वो इतनी बड़ी उपलब्धियां नहीं है कि कहा जाए कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली गई। तो सुभाष चंद्र बोस की सैन्य की जो उपलब्धि है वह एक सैन्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं है। और उनका आगमन भी देर से हुआ। जब सुभाष चंद्र बोस इंटर करते हैं इस वॉर में, वह 1944 में इंटर करते हैं और 44 तक जो एक्सिस पावर थी वह कमज़ोर हो रही थी। जो एक्सिस पावर थी वह कमज़ोर हो रही थी।
1944 में जब सुभाष चंद्र बोस इंटर करते हैं, उस समय तक जो एक्सिस पावर है कमजोर होती है। आप एक ये भी कह सकते हो, अगर आपके ऑप्शन ABCD में आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो एंट्री की, उनकी एंट्री भी लेट थी। तो 1944 में जब वो एंट्री करते हैं, उस समय एक्सिस पावर जो है वो कमजोर हो रही थी, पीछे हट रही थी। और जो भारत का जो अंडरग्राउंड जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो इंफाल कोहिमा पर हुए आक्रमण को समर्थन दे सकता था, लेकिन उसको पहले कुचला जा चुका था। जो अंडरग्राउंड फॉरवर्ड ब्लॉक थे, अंडरग्राउंड जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे, जो इंफाल में और कोहिमा में सपोर्ट दे सकते थे, वो पहले ही कंट्रोल किया जा चुके थे, वह पहले ही कंट्रोल किए जा चुके थे। तो पहला क्या दिया, व्हाट इज द यह सवाल मेंस का बच्चा है। फर्स्ट क्या दिया, सुभाष चंद्र बोस की एंट्री लेट हुई। पॉइंट नंबर 2 क्या दिया, जब उनकी एंट्री हुई तो 1944 में उसमें एक्सिस पावर कमजोर हो रही थी। तीसरा क्या दिया, जो उनका अंडरग्राउंड फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो इंफाल कोहिमा के अटैक पर समर्थन दे सकता था, लेकिन वह पहले ही कमजोर हो चुका था, कुचल दिया गया था। लेकिन उनकी उपलब्धियां थी क्या, ये तो 3 आप दिखा कि ये उनके 3 कारण थे। फिर अचीवमेंट क्या था, आपने अचीवमेंट तो आपने डिस्कार्ड कर दिया कि इनकी सैन्य दृष्टि से कोई अचीवमेंट नहीं था। फिर अचीवमेंट क्या था, हम तो भाई अचीवमेंट भी जानना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का अचीवमेंट क्या था। उनका अचीवमेंट क्या था, पहला स्पिरिट था, उन्होंने मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। ही हैज impacted the mental mind frame. The way he advanced, the way he progressed, it has given a lot impact in the mind of the people. तो जो देशभक्ति की भावना का विकास था वह बहुत ज़्यादा था। अब एक बात और कही जाती है, बंगाली डरपोक माने जाते हैं। एक सामान्य धारणा थी, एक बंगाली युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। बंगालियों के बारे में बड़ी युद्ध की धारणा नहीं थी, लेकिन वह एक ऐसे बंगाली थे जो अंग्रेजों की जो पारंपरिक धारणा थी कि बंगाली जो अपनी जातियों में सबसे कमजोर होते हैं, उस जाति के एक व्यक्ति ने इतना ज्यादा युद्ध किया और इतनी जन चेतना को फैलाया। जो 1945 में INA के लोगों पर मुकदमा चला, इस मुकदमा के चलने से, जो INA के लोगों पर मुकदमा चला, इस मुकदमे के चलने के कारण बहुत राष्ट्रव्यापी जन चेतना फैली और सारे देश में प्रदर्शन आरंभ हो गए। सारे देश में प्रदर्शन आरंभ हो गए। जो INA की युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया गया, उसने क्या किया, सारे देश में प्रदर्शन आरंभ हो गए और यह अनुभव होने लगा, यह लहर भारत की सीमा तक पहुंच गई। जो यह प्रदर्शन आरंभ हुए, यह जो असंतोष है, यह भारत की सेना तक में पहुंच गई। भारत की सेना, इट एंटर इन द इंडियन आर्मी तक में पहुंच गई। इट हैज एंटर्ड इन द इंडियन आर्मी। तो जो असंतोष था, यह संतोष भारत की सेना तक पहुंच गई और यह लगने लगा कि अब आसान नहीं होगा। और इस असंतोष की पलट क्या हुई, फरवरी 1946। क्या हुआ फरवरी 1946 में, आप लोग कुछ बताइए, मैं ही बांचता रहूंगा, कोई राम कथा तो है नहीं है। फरवरी 96 में जो नौसेना की विद्रोह हो गई, नेवी विद्रोह नौसेना की, कहां हुई, बंबई में। बंबई में नौसेना की विद्रोह हो गई फरवरी 1946 में। और अंग्रेजों के शीघ्र भारत छोड़ने के निर्णय के पीछे यह एक बड़ा निर्णायक कारण है। तो अगर सवाल आता है मेंस का, अंग्रेजों के भारत छोड़ो में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका।
अंग्रेजों के भारत छोड़ो में, अंग्रेजों के भारत छोड़ो में इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेवी की भूमिका। यह आपके प्रीलिम्स में है या मेंस में? मैं बार बार कहता हूं, मेंस की तरह आप तैयारी करोगे तो ही प्री पास करोगे। उसका दोनों का आंसर मैंने आपको दे दिया कि यह बहुत ही निर्णायक कारण रहा होगा। थोड़ा हम सुभाष की नीति को 2-4 मिनट समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे जरा और अपने को यह समझने में आसानी हो जाएगी कि जो सुभाष चंद्र बोस का जो 2 अधिवेशन था, 3 अधिवेशन थे, हरिपुरा, त्रिपुरी, रामगढ़, हरिपुरा, त्रिपुरी, रामगढ़, 1938, 39, 40। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष। सुभाष जब चुनाव जीते छोड़ दिया तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, मौलाना आजाद। क्लियर? अब जो रामगढ़ अधिवेशन था जो 1940 में होता है, इस रामगढ़ अधिवेशन में एक नई तरह की बात आती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि युद्ध के प्रति रुख, जो युद्ध के प्रति रुख है कैसा हो। जो गांधी जी और कांग्रेस का जो नेतृत्व था, उन्होंने अपनी बात कहने की बात की। उन्होंने कहा कि जो युद्ध के प्रति रुख में वो लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे कि वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करें, वह अंग्रेजों के सहयोग नहीं करना चाहते, लेकिन वो मानते थे कि अंग्रेजों का पक्ष जो है राष्ट्र का जो न्याय का पक्ष है। तो जो एक मित्र राष्ट्र हैं, उनका पक्ष जो है वह न्याय का पक्ष है। इट वॉज द ओपिनियन ऑफ द कांग्रेस। जो गांधी जी की ओपिनियन थी कि वह न्याय का प्रश्न है, इसलिए उन्हें युद्ध के समय परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी लैकिंग। समझ आ रहा? पहला क्या था? मित्र राष्ट्र का पक्ष न्याय का पक्ष है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी लैक कर रही। तीसरा, नेशन इज नॉट रेडी फॉर स्ट्रगल। अगर आप गांधी और सुभाष के मध्य संबंधों को देखें तो अगर आप कह सकते हैं यह 3 कारण थे जो सुभाष के दृष्टिकोण से और गांधी के दृष्टिकोण से वह मैच नहीं कर रहे थे। और उनका ये गांधी का मानना था, फॉर द पॉइंट नंबर 3, नेशन नॉट रेडी फॉर द स्ट्रगल, कि राष्ट्र जो हमारी संगठन की तैयारी है वह संगठन की तैयारी अभी नहीं हुई है। और 1940 का जो रामगढ़ का अधिवेशन होता है, जो 1940 का रामगढ़ का अधिवेशन होता है, उसमें इन सारे प्रस्तावों को समेटा जाता है। मोटा मोटी इन्हीं के बेस पर वह बात करते हैं। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में इन्हीं चीज़ों को समेटकर प्रस्ताव पास किया जाता है। और युद्ध के प्रति जो कांग्रेस की नीति है उसके बारे में कहा जाता है। और रामगढ़ अधिवेशन में कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं। मैंने कल भी परसों में बताया था कि 1929 के बाद अब आता है 1940 के रामगढ़ में पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं। तो 1929 से 1940 के बीच के जितने आंदोलन होते हैं, आप चाहे कहीं देखिए, कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं होती है। गोलमेज सम्मेलन में भी नहीं होती है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। यह 1929 के लाहौर के बाद रामगढ़ में आता है। 1929 लाहौर, 1940 रामगढ़। लाहौर, रामगढ़, इन दोनों अधिवेशनों के बीच कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं आती है। तो 1940 में कहा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है और कांग्रेस अभी संघर्ष नहीं कर रही है। अब यहां हम देखते हैं सुभाष की नीति क्या थी।
सुभाष चंद्र बोस थे, फॉरवर्ड ब्लॉक थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन्होंने एक वैकल्पिक रणनीति दी। ये हो गई कांग्रेस की रणनीति। अब आइए सुभाष की रणनीति। कम ऑन, सुभाष स्ट्रेटजी, सुभाष की रणनीति। सुभाष की रणनीति क्या थी? जो जिसको समर्थन मिल रहा था, जो उनकी फॉरवर्ड ब्लॉक थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनकी रणनीति क्या थी? यह एक साम्राज्यवादी युद्ध है। कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस बोलती है कि अंग्रेजों का पक्ष न्याय का पक्ष है। सुभाष क्या बोलते हैं? यह एक साम्राज्यवादी युद्ध है, यह एक मौका है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यह एक मौका है। क्यों? अंग्रेज कमजोर हैं, इस मौके को बुझाना चाहिए। और तीसरी बात, चौतरफा संघर्ष, चौतरफा युद्ध छेड़ दो। और आजादी हासिल करो। चौतरफा युद्ध छेड़ दो और आजादी हासिल करो। यह कांग्रेस की नीति के उनका नीति था। तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस अगर संघर्ष शुरू नहीं करती है तो वामपंथी तोड़कर एक समानांतर कांग्रेस बनाए। चौथा, अगर कांग्रेस संघर्ष नहीं करती है, द 4th पॉइंट, अगर कांग्रेस संघर्ष नहीं करती है तो एक समानांतर कांग्रेस बनाओ। तोड़ो कांग्रेस, एक समानांतर कांग्रेस बनाओ। मेड पैरेलल कांग्रेस। अगर कांग्रेस संघर्ष नहीं करती है तोड़ दो कांग्रेस को और एक समानांतर कांग्रेस बनाओ और अपनी लड़ाई छोड़ो। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का मानना था कि सुभाष बोस वामपंथ के प्रभाव को अतिरंजित देख रहे हैं और गांधी तथा कांग्रेस के नेतृत्व के बिना कोई संघर्ष नहीं हो सकता। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्या बोल रही है? इनका कहना था पहला, सुभाष अतिरंजना की ओर हैं। सुभाष इज लुकिंग द इम्पॉसिबल गोल। सुभाष इज लुकिंग टुवर्ड्स एन इम्पॉसिबल गोल। गांधी का नेतृत्व जरूरी है। गांधी का नेतृत्व जरूरी है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, बोली कि कांग्रेस का नेतृत्व जरूरी है और गांधी के नेतृत्व पर कुछ नहीं हो सकता। नेहरू क्या बोलते हैं? नेहरू एक बीच के रास्ते की बात करते हैं। वह उनका झुकाव दोनों तरफ है। वह मित्र शक्तियों का जो साम्राज्यवादी चेहरा वो भी देख रहे हैं और वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे हिटलर और नाजियों को मदद मिले। इट इज कंप्लीट सुभाष एंड कांग्रेस। मजा आया नहीं आया? अब जितने मैंने सवाल बनाए थे, बताइए कौन से सवाल में आपको क्या दिक्कत आ रही है? जस्सी, मजा आया कि नहीं आया? सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के साथ साथ जो उस समय की गतिविधियां हो रही थी, उन गतिविधियों का पूरा लेखा जोखा है। नाउ वी विल प्रोसीड। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा कि इतने इंटेंस लेक्चर को इससे ज़्यादा करने का कोई पॉइंट नहीं है। हम लोग अब कल स्टार्ट करेंगे। हमने ख़त्म कहाँ किया है? हमने ख़त्म किया है सुभाष चंद्र बोस में। अब हमारी आज़ादी की तरफ बात चल रही है। अब अपने पास है क्या? 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो हमारे इतिहास को प्रभावित करते हैं। वावेल योजना,
शिमला सम्मेलन, द शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, चुनाव, विभाजन, आज़ादी। These are the interesting portion which left to explain it, कि किस तरह से यह आगे बढ़ा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरे पढ़ाए पोर्शन के बाहर इस बात की संभावना बहुत कम है कि प्रीलिम्स या मेंस का सवाल बने, बहुत कम है। पिछले 2 एग्जाम से मैं आप लोगों के साथ हूं और बहुत ज़्यादा सवाल मिले। मैं फिर कह रहा हूं, लेट द एग्जामिनेशन पेपर कम इन द अक्टूबर, आइदर द आईएएस और पीसीएस। अपने पढ़ाए पाठ्यक्रम से क्वेश्चनों की भरमार रहेगी। इस बात की चिंता बहुत ज़्यादा कम है। मुझे बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे पढ़ाए पोर्शन से सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल मुझे कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि जब मैं आपका लेक्चर तैयार करता हूं, मैं यूपीएससी या यूपी पीसीएस के एग्जामिनर के माइंड को समझने की कोशिश करता हूं कि उसका माइंड किस तरह से काम करेगा, और मैं उन सारे सवालों को लेक्चर में डाल देता हूं जितने पॉसिबल लेक्चर हैं। और मेरी बहुत कोशिश होती है कि विश्लेषण का पार्ट बहुत ज्यादा आवे। कोई फैक्ट मैं छोड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं विश्लेषण पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि आईएएस के एग्जाम का जो ट्रेंड है वह विश्लेषण के प्रति बहुत आग्रह रखता है। आईएएस का विश्लेषण से बहुत इंटरेस्ट है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो आप नौकरी करने जा रहे हो उस नौकरी को करने के लिए एक विश्लेषण की असीम क्षमता की आवश्यकता है। तो ऐसा अगर हमको एस्पायरेंट मिलता है जो विश्लेषण कर लेता है, उसको मसूरी भेजना ज़्यादा अच्छा है आईएएस बना के देश को आगे चलाने के लिए, कि रादर हम ऐसे आदमी को चूज करें जिसको विश्लेषण नहीं आता है। जो व्यक्ति रट के एग्जाम पास करता है वो आईएएस देने की कोशिश ना करे। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि साहब आप डिस्करेज करते हो। नहीं, मैं डिस्करेज नहीं करता हूं, मैं रियलिटी चेक करता हूं। मैं किसी भी एस्पायरेंट को डिस्करेज नहीं करता, मैं उस एस्पायरेंट को डिस्करेज करता हूं जिसके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है। मैं एक बार 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 कहता हूं 10, 12, 14 घंटा पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। कैसे आप सिलेक्ट होते हो वो जरूरी है। आप कितनी भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस पढ़ डालो, देखो हिस्ट्री और पॉलिटी 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो उतना करंट अफेयर से प्रभावित नहीं होता। हालांकि करंट अफेयर्स के सवाल इसमें भी आते हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि करंट अफेयर से प्रभावित होने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी कम आता है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। और मैं अक्सर देखता हूं कि जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का एक बड़ा पोर्शन साल भर की घटनाओं से आता है। आप मेरे उस लेक्चर को याद करिए जिसमें मैंने आपको चक्रवात एक्सप्लेन किया था। चक्रवात पे सवाल आएगा, उसी में से आएगा। आप कितनी भी किताबें पढ़ डालिए, वह चक्रवात का जो सवाल बन रहा है उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं होंगी। यू वेट माई सैटरडे लेक्चर। आई एम टेकिंग 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन सैटरडे। एक, जो इकोनॉमिक्स में आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी है। सेकेंड, एग्रीकल्चरल सेक्टर में कई मेजर चेंजेस हुए हैं। आप मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आपको जितनी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की किताब पढ़नी हो पढ़िएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कितना प्राप्त हुआ। और मैंने वो सारा का सारा निकाला है सिर्फ करंट अफेयर से। और यकीन मानिए, अगर मॉनिटरी पॉलिसी पे और एग्रीकल्चरल सेक्टर पे सवाल आएगा, उसी में से आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को ट्यून अप करिए कि कैसे हमारा करंट अफेयर्स हमको समझ में। फिर रिपीट करूंगा, करंट अफेयर्स क्या होता है? द फिलॉसफी बिहाइंड द न्यूज। उस न्यूज के पीछे का दर्शन समझने की कोशिश करिए। यू वेट सैटरडे को आपको निश्चित रूप से ये आंसर मिल जाएगा कि कैसे हम करंट अफेयर्स को समझने की कोशिश करें। आप लोग लेक्चर को फिर से सुनिए। लेक्चर में अमूमन मेरे ख्याल से मैंने सवाल काउंट किए थे, 50 से 60 सवाल थे। व्हेन आई वाज स्ट्रक्चरिंग योर लेक्चर, 50 से 60 सवाल प्रीलिम्स के आसानी से थे।
और हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को जिस तरह से कंट्रोल किया है, आम किताबों में नहीं मिलता है। आप किसी किताब पढ़िए, इतना डिटेलिंग नहीं मिलती है। जो हमने आपको एक इकोनॉमिक इंपैक्ट समझाने की कोशिश की है वॉर की, वो भी आसानी से नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है तो जो आपकी एज है और जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं वो समझना आसान नहीं होता है। तो आप लोग कोशिश करिए। आई विल सी यू टुमारो अगेन ऑन द सेम टाइम। क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पेज पर भी क्लास चल रहा है, यहां भी चल रहा है। दोनों के बीच मैच हो जाए, क्योंकि दोनों एस्पायरेंट देखें, वहां की भी देखें, यहां की भी देखें, इसलिए इसको मैच कराया गया है। और जरूर इस बार को सफलता प्राप्त होनी चाहिए। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।